हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टारगेट बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था से बनने वाले जो समान जानकारी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो हो और प्रतिदिन ये कहें कि हम दिन में 2 बार वीडियो अर्थव्यवस्था के डालेंगे। ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन, 10-12-15 जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे वैसे ही हम डालेंगे इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको पता होगा तो अभी आप उसके बारे में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें सीधा सा ये क्वेश्चन किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं की ये क्या होती हैं। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जहाँ पर उत्पादन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस उत्पादन में पूरी तरीके से निजी स्वामित्व होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं में के उत्पादन में भी निजी लाभ, और जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो पूरी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है, निजी प्राइवेट कंपनियों के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी जो दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा जा चुका है ये। और ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो जहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसकी विशेषताओं में बात करें तो पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार होता है। अर्थात यहाँ पर निजी संपत्ति का लोगों को अधिकार होता है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से फायदे को देखा जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है, आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं, सरकार का वहाँ पर कोई दबाव नहीं रहेगा। प्रतियोगिता की स्थिति होती है, कंपटीशन होता है। चूँकि पूंजीवादी व्यवस्था में सारे लोग निवेश करते हैं, सारी कंपनियाँ निवेश करती हैं, तो कंपटीशन भी होता है। मांग और पूर्ति का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसको हम राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमिक बोलते हैं। और इस अर्थव्यवस्था के विचारक जो थे वो थे दार्शनिक कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इस राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया। इसमें क्या है कि इसमें आपके जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन एवं जो सेवाएं हैं, उनका जो वितरण है उस पर राज्य का सामूहिक अथवा एकल स्वामित्व होता है। इसमें सरकार के पास हमारी सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। अर्थात समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से जिनके पास पूंजी होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन पर टिकी हुई होती है। अब अगर बात कर लेते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। अर्थात इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थात इंडिया में जिस तरीके की व्यवस्था है, इंडिया में वो आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर राज्य सरकार तथा जो वित्तीय कंपनियां हैं, जिनके पास पूंजी है, वो दोनों मिल करके काम करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं उनकी बात कर लेते हैं। सार्वजनिक अर्थात सरकारी तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों मिल करके काम करते हैं। आर्थिक नियोजन होता है, सरकार एक नियामक के रूप में काम करती है। अर्थात जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी का नियमन करना, उनको नियंत्रित करना, उनके लिए कानून बनाना, ये काम किसका होता है? सरकार का होता है। और बाकी जो आपका कैपिटल है, पूंजी है, वो आपका सरकार के द्वारा और आपके जो
पूंजीवाद, जो पूंजी जिनके पास है, जो आपके बिजनेसमैन है, वो दोनों के द्वारा मिल करके लगाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा जब बजट पेश होता है तो वहाँ पर PPP मॉडल दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी योजना, जो भी आप लॉन्च की जा रही है, उसमें प्राइवेट संस्थाओं ने भी पैसा लगाया हुआ है सरकार के साथ में। तो जहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ तथा राज्य सरकारें अर्थात सरकार दोनों मिल करके काम करती हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, एक तो आपका होता है अर्थशास्त्र। एक क्या होता है? एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अर्थशास्त्र, और एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्थव्यवस्था। दोस्तों, क्या आपको पता है इन दोनों में अंतर है या अंतर नहीं है? अगर है तो फिर क्या है? एक शब्द है आपका अर्थव्यवस्था और एक शब्द है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो जहाँ पर नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होता है कि उन नियमों सिद्धांतों को जब लागू किया जाता है, जब वो गतिविधि में आते हैं, बाजार में उनको देखा जाता है, तो हम उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस तरीके की अर्थव्यवस्थाएं सभी देशों की होती हैं, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाइना की अर्थव्यवस्था हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो। तो जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जहाँ पर आर्थिक जो नियम हैं वो लागू किए जाते हैं, धरातल पर उतारे जाते हैं, उसके लिए गतिविधियाँ होती हैं, निर्यात आयात होता है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है? एक तरीके का कानून, एक सिद्धांत जिसमें दिए जाते हैं, नियम कानून बताए जाते हैं, किससे? धन से लेकर के, वित्त से लेकर के। तो आपको दोस्तों हो सकता है समझ में आ गया होगा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अभी आपने देखा कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए, यहाँ बदल करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं यूपीएससी में। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए गांधीवादी व्यवस्था पर, बी समाजवादी व्यवस्था पर, डी पूंजीवादी व्यवस्था पर, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। हमारे देश की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, ना तो वो गांधीवादी पर है, ना केवल वो समाजवादी पर है, ना वो केवल पूंजीवादी पर है। किस पर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात इन दोनों को मिला दिया गया, इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है? कोई भी देश हो, उस देश में की वृद्धि में, उसके देश की ग्रोथ हो, उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिस कोई अर्थ नहीं रखता है, उसका कोई महत्व नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संसाधन, सी है श्रम शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो आपको जान लेना चाहिए यहाँ पर कि किसी देश की वृद्धि में पूंजी बहुत ही आर्थिक तत्व है, अर्थात पूंजी जरूरी है। पूंजी नहीं होगी, पूंजी संसाधन नहीं होंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। श्रम शक्ति संसाधन होना चाहिए, कामगार होना चाहिए, काम करने वाले लोग होना चाहिए, मानव संसाधन होना चाहिए, श्रम करने वाले लोग होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो अर्थव्यवस्था अच्छी जाएगी, ग्रोथ करेगी। इसके साथ साथ बी के ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, अर्थात देश में पेट्रोलियम होना चाहिए, कोयला होना चाहिए और आपका अयस्क वगैरह होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक संसाधन है, वो भी होना चाहिए, चाहे वो आपका मानव संसाधन की बात करें या प्राकृतिक संसाधन की बात करें, नेचुरल संसाधन की बात करें, ये सभी की सभी चीज़ें होनी चाहिए। सामाजिक व्यवहार कोई खास महत्व नहीं रखता है इस प्रक्रिया में, अर्थात देश की ग्रोथ में इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सामाजिक व्यवहार कोई इंपॉर्टेंट खास रोल नहीं रखता है। ये तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इसका सही जवाब नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि अनार्थिक तत्व कौन सा है, तो अनार्थिक तत्व है सामाजिक व्यवहार। मतलब जिसमें पैसे की बात होती है, जिसमें धन की बात होती है, जिसमें वित्त की बात होती है, वो आपका प्राकृतिक संसाधन है, श्रम शक्ति संसाधन है, पूंजी संसाधन है, सामाजिक व्यवहार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यष्टि स्तर पर, बी है समष्टि स्तर पर, सी है ए बी दोनों, अर्थात व्यष्टि स्तर पर व समष्टि स्तर पर, दोनों पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्यष्टि स्तर क्या है। देखिए, व्यष्टि को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो
क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इस किसको? समष्टि को। अब दोनों का अर्थ समझते हैं। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, किसी एक उपभोक्ता की बात करते हैं, किसी एक उत्पादक की बात करते हैं, किसी एक कंपनी की बात करते हैं, किसी एक उद्योग की बात करते हैं, किसी एक बाजार की बात करते हैं, अर्थात किसी एक चीज़ की बात करते हैं। वहाँ पर या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी एक व्यक्ति की बात की जाए तो उसे व्यष्टि स्तर पर, और जब समष्टि का मतलब है जब समूह में लोगों की बात की जाए तो उसे हम समष्टि स्तर कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझेंगे तो इसको वृहद बोलते हैं, वृहद अर्थव्यवस्था, वृहद अर्थशास्त्र, इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो जब एक कंपनी की बात की जाएगी, एक बाजार की बात की जाएगी, तब हम व्यष्टि स्तर पर, और समष्टि स्तर पर जब हम पूरे देश की आय की बात करेंगे, पूरे देश के जीडीपी की बात करेंगे, पूरे देश में रोजगार की बात करेंगे, पूरे देश की बेरोजगारी की बात करेंगे, पूरे देश की बजट की बात करेंगे, इस तरीके से जब हम समूह में बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राजकोषीय नीति की बात करते हैं, सरकारी बजट की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, ये सारी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं जब मिला करके हम बात की जाती है तो इसे हम समष्टि स्तर कहते हैं। तो ये एक साधारण सा तरीका है इसको समझने का, इसको साधारण सा तरीका समझने का, अर्थात समष्टि में आपका व्यष्टि आ जाएगा। कई व्यष्टि जो हैं वो मिल करके एक समष्टि का निर्माण करते हैं। कई बाजार मिल करके क्या करेंगे? एक बड़े बाजार का निर्माण करेंगे, तो वो व्यष्टि समष्टि स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों हो सकता है समझ में आ गया होगा। तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अब बात बेरोजगारी की आती है। देखिए, जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो बेरोजगारी नहीं हो सकती। जब कई लोग काम जिनको ना मिला हो, पूरे एक समूह को काम ना मिला हो देश में, तब हम कहेंगे कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, और ये किस स्तर पर आता है? आपका समष्टि स्तर पर आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? अर्थात जो भी चीज़ें इकोनॉमिक से संबंधित हो रही हैं उस वहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए है बाजार अर्थव्यवस्था, बी है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपकी कंपनियाँ होती हैं, जो फर्में होती हैं, जो निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, वो ही पूरी तरीके से यहाँ पर स्वतंत्र होती हैं अपने इस निवेश करने के लिए, अपनी जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए। तो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो भी आपकी कंपनियां हैं वो खुद अपना डिसीजन लेंगी और इसके हिसाब से अपना आर्थिक गतिविधियां करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ऑप्शन ए है श्रम की न्यून कार्य क्षमता, बी है प्रति व्यक्ति कम आय, सी है पूंजी निर्माण की न्यून दर। यहाँ पर डर हो गया है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर सकते हैं। डर की जगह पर क्या होगा? दर। डी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी क्या है भारत में? नहीं, ये गलत है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत में नहीं है। जैव विविधता के हिसाब से भारत एक सक्षम देश है। प्राकृतिक संसाधनों की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, हाँ पूंजी कम है तभी तो ये होता है कि हम लोग बहुत सारे विदेशी कंपनियों को अपने देश में निवेश करने के लिए इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हमारे देश में आइए, आप इनवाइट करिए, हमारे देश में आकर निवेश करिए। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश जो है, सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला वो कौन सा देश है? आपका सिंगापुर है। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर मालदीव है। ठीक है, तो ये सब सिंगापुर टॉप का देश है जो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करता है। तो निवेश करने का मतलब कि भारत में पूंजी निर्माण की जो दर है वो न्यून है। प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत अगर अन्य देशों की तुलना करेंगे तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही जवाब है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत में नहीं है। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये तीनों लक्षण तो हैं, बट ये लक्षण आपका नहीं है, इसलिए यही सवाल जो ऑप्शन है सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन नंबर ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है,
बी है घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, सी है केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। देखिए बंद अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती। अर्थात किसी दूसरे देश के साथ में क्या करना है, हमको व्यापार करना है, ठीक है, तो इसके लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है, इसके लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। व्यापार करना है, निवेश करना है। ये एक देश है, मान लेते हैं भारत है, और ये मान लेते हैं अमेरिका है। अब ये देश क्या करेगा, इसके साथ कोई भी तरीका आर्थिक गतिविधि नहीं करेगा, इससे कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई यहाँ पर मनी का इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जब इस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन हमारे देश की बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बंद नहीं है, कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात ओपन इकोनॉमी हैं। ज़्यादातर देश सभी क्या हैं, लगभग 99% जो देश हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था, अर्थात पूरी तरीके से व्यापार करने के लिए, निवेश करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाता है। कैसे कि ना बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ठीक है। ऐसे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था, डी एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, डी एक विकसित अर्थव्यवस्था। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात अभी भी वो विकासशील है। विकसित का मतलब क्या होता है, जिस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, विकसित हो चुकी हो, वहाँ सारी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ परिपूर्ण हो चुकी हों, वहाँ की लोगों की जो राष्ट्रीय, वहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा हो, वहाँ की जीडीपी ज़्यादा हो, वहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी हो, ऐसे देश विकसित में आते हैं। विकासशील देश वो होते हैं जो अभी विकास कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी इनका विकास चल रहा है, वो विकासशील होते हैं। तो दोस्तों भारत जो है वो कैसा देश है, विकासशील देश है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना भी अपने आप को क्या दिखाता है, विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है। दोस्तों कोई देश विकासशील है या विकसित है, इसका डिसीजन कौन करता है, तो इसका डिसीजन खुद वो देश करता है जिस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है। तो चीन ने क्या किया है, चीन एक तरीके से विकसित है लेकिन वो अपने आप को हमेशा विकासशील मानता है, चूँकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम है कि वो देश खुद अपना डिसीजन ले सकता है कि वो विकासशील में आता है या विकसित में आता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम विकासशील हैं ना कि विकसित हैं, अपने आप को कमज़ोर दिखा करके चाइना बहुत सारा फ़ायदा भी उठा रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों पता है कि 59 जो आपके ऐप्स हैं चाइनीज़ है उनको बैन कर दिया गया है भारत में। क्यों बैन किया गया है, ताकि कोई राष्ट्रीय खतरा ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, हो सकता है आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर आऊँगा और इससे हो सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और आपको वहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।